नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो हिंदी शिक्षण है या हिंदी भाषा है, या अभी आप वर्ग 3 की परीक्षा देने वाले हैं, तो मुझे कुछ विद्यार्थियों ने सिलेबस भेजा है कि मैडम प्लीज़ इस पर आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास और हिंदी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके वर्ग 3 में, वर्ग 1 में, 2 में, CTET हर तरह के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और साथ ही आपके BA में, MA में, हर तरह के कोर्सों में ये आपके शामिल होती हैं। और यदि हम हिंदी को देखें तो कक्षा पहली से लेकर के पूरे आजीवन की जो शिक्षा होती है हमारी, उसमें हिंदी की एक मुख्य भूमिका होती है। तो मेरा ये जो वीडियो है ये हर कक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बीएड में भी आपका जो हिंदी शिक्षण है या भाषा बोध है, डीएड में भी, तो इन सभी कोर्सों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें, और वर्ग 1, 2, 3 की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको इनके उत्तर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में से बनाए जाते हैं। तो आपके सिलेबस में हिंदी की उत्पत्ति, विकास, क्रम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसको क्या क्या कहा जाता था, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि वेद रचना को अगर हम देखते हैं तो वो जिस भाषा में हुई उसको ही हम साधारणतः मूल भाषा कह सकते हैं। जब मूल भाषा में वेद जैसे उन्नत साहित्य का सृजन होने लगा तो उसका रूप जो था वो संस्कृत हो गया था, और साधारण जनों की भाषा का जो रूप था वो भाषा प्राकृत और सामान्य होने लगी। साहित्यिक भाषा का ही व्याकरण बनता है, तो साहित्यिक भाषा संस्कृत से ही आपकी हिंदी का उद्भव हुआ, और उसकी पूर्व अवस्था जो होता है वो व्याकरण से ही निकली, और इस काल के साहित्यिक रूप को ही लोगों ने व्याकरण में बांधने के लिए शुरू कर दिया। और कहा जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में पूर्ण रूप से व्यवस्थित होकर जो आर्य लोग थे वो बस गए थे, और उनमें साहित्य की रचना के अनुकूल वातावरण और क्षमता भी उत्पन्न हो गई थी। तो ऋग्वेद जो है वो इस काल की महत्वपूर्ण रचना थी, और इसी समय जो वेदों की रचना हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तब हम पाते कि आर्यों की भाषा का ये साहित्यिक रूप जो था वो संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और धर्म और साहित्य की रचना के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होने लगा था। और जब हम आगे देखते हैं तब ये पाते हैं कि मूल भाषा के दो रूप हो गए, वेदों की संस्कृत भाषा और लोक व्यवहार की साधारण प्राकृत भाषा, जिसको पाली भी कहा गया। जिस समय संस्कृत मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में साहित्य का स्थान ले रही थी, उस समय मगध और कौशल के जन समुदाय के जो लोग थे वो बोली का तत्कालीन परिवर्तन रूप जो था वो हमें भगवान बुद्ध की जो उपदेश थे उसमें हमको देखने को मिल रहा था। बुद्ध का जो उपदेश था वो पाली भाषा में था, और भगवान बुद्ध ने जनसाधारण की बोली में ही उपदेश दिया था, क्योंकि इससे साधारणतः स्पष्ट जनता जो थी वो उनको समझ पाती थी। और धर्म लिपियों में अगर हम देखें तो 250 ईसा पूर्व भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो और दूसरी ओर बोलचाल की जो भाषाएं थी वो निरंतर विकास मार्ग पर बढ़ती जा रही थी। साहित्यिक प्राकृत की तुलना में बोलचाल की जो भाषाएं थी वो अपभ्रंश और बिगड़ी हुई भाषा का रूप ले रही थी। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है, इसकी उत्पत्ति हम मान सकते हैं। आज जिसे हम हिंदी कहते हैं वह सौर सैनी का विकसित रूप था। इसका जन्म समय 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है, और ये समय माना जाने का ये कारण है कि 14वीं सदी तक साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा, और वर्तमान आर्य भाषाओं का साहित्य का जो प्रयोग था वो 13वीं शताब्दी के आरंभ से हो गया था। और हिंदी का जन्म जो है, जो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतिम रूप से उत्पन्न हुई है 10वीं शताब्दी में, यदि हम कहें या माने तो ये कोई अनुचित बात नहीं होगी। तो 10वीं शताब्दी से हम हिंदी का उद्भव मान सकते हैं। अब हम आते हैं हिंदी भाषा के विकास में, तो वहाँ पर हम
हमने देखा कि विकास का जो आदिकाल था, हिंदी का विकास प्राकृत और अपभ्रंश के पश्चात हुआ। अपभ्रंश मतलब बिगड़ी हुई टूटी फूटी भाषा जो थी। हिंदी के विकास का स्पष्ट दर्शन हमें चंद बरदाई के समय से होने लगा था, और ये समय 12वीं सदी का अंतिम अर्धभाग था। परंतु उस समय में भी इसका हिंदी में बहुत तरह की भिन्नताएं आ गई थी, और प्रसिद्ध व्याकरण हेमचंद्र का जो समय था वो 1144 से 1229 का माना जाता है, और हेमचंद ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए थे। इनके समय के पूर्व विक्रम की 11वीं शताब्दी के दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं, तब महाराजा भोज को पाते हैं कि इन्होंने राजा परमार मुंज और पराक्रमी राजा के साथ एक सुहृद कवि भी थे, और इन्होंने कविताओं की भी रचना की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो, तो हम इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाल सकते कि हिंदी का विकास हेमचंद से पहले ही होने लगा था, क्योंकि चंद बरदाई के कुछ लेखों में हमको इसके दर्शन मिलते हैं। फिर आता है हमारा विकास का मध्यकाल। तो आदिकाल के पश्चात हिंदी के विकास का दूसरा चरण आया, ये मध्यकाल कहलाया। ये काल लगभग 500 वर्षों तक चला था, और इस काल में को हमने दो भागों में बांटा था। पहला जो था वो 1375 से 1700 ईस्वी तक चला था, और हिंदी की पुरानी बोलियां यहाँ पर परिवर्तित होकर के ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली के रूप में आ गई थी। दूसरा भाग जो आया वो संवत का 1700 से 1900 तक आया। इसमें ब्रज अवधी भाषाएं जो थी वो और परिष्कृत होती गई थी, और उसमें प्रौढ़ता आ रही थी। फिर आया आपका विकास का आधुनिक काल, जिसको हमने खड़ी बोली का काल कहा, और आज खड़ी बोली का ही युग है अगर हम माने तो यहाँ पे जब हम देखते तब हम पाते हैं कि मराठा भक्त कवि नामदेव की कविता जो थी उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में ही लिखी थी। जैसे पांडे तुम्हारी गायत्री लोघे का खेत खाती थी, लेकरी टेंगा टंगरी तोड़ी लंगत लंगत जाती थी। इस तरह के जो शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं अपनी कविता में, वो खड़ी बोली का उदाहरण है। और संत नामदेव का जन्म 1192 में हुआ, और खड़ी बोली की प्राचीनता का अनुमान तभी से हम लगा सकते हैं कि खड़ी बोली जो है वो कितनी पुरानी हमारी चीज़ों में पाई जाती है। फिर भारतेंदु युगन के जो लेखक थे उसमें व्याकरण संबंधी बहुरूपता में देखने को मिली, जिसमें आपको लिंग वचन कारक प्रयोगों में अस्थिरता आदि के दोष हमको देखने को मिले। कालांतर में अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषागत दोषों को दूर करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपने निबंध के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से, और बाद में वह उन्मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा जो थी वो छायावादी कवियों के रूप में बहुत ज़्यादा उभरी, जिसमें आपके भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और आपके पंत, निराला, यशपाल, डॉक्टर रांगे, राघव, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस काल के बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य की विधाओं का बहुत ज़्यादा विकास किया। आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, किंतु किंचित राजनीतिक और भौगोलिक कारणों के कारण उसका समग्र भारत में उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है जितना कई स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का हो रहा है। जो हिंदी को स्थान मिलना चाहिए था वो स्वतंत्र राष्ट्र में उसको नहीं मिल पा रहा है। तो भविष्य में हिंदी समय भारतीयों का कंठार बनकर विश्व की भाषाओं में समादूत स्थान पर अधिष्ठित होगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास का जो कालक्रम था वो किस प्रकार से हुआ। तो आशा है कि आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, और इसके छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उनकी तैयारी करें और बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर को लिखें। इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न पूछने हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।